Hello everyone, welcome to SB Maths. Today we are discussing probability, which is very important for CSIR NET, lecturer cadre and master cadre exams and also for HSTAT. ठीक है, हमारा जो ये हमारा CSIR नेट का सिलेबस है, यूनिट 4 में हमारे पास आता है सैम्पल स्पेस, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बायस थ्योरम एंड रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस एंड मार्कोव चेन। हम इतना सिलेबस यहाँ पर कवर करेंगे यूनिट 4 का। ठीक है, अब हम लेक्चरर काडरे का सिलेबस देखते हैं। हमारे लेक्चरर के काडरे एग्जाम के सिलेबस में भी सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, सैंपल स्पेस, इवेंट, ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट, नोट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मार्कोव चेन, यहाँ तक का सिलेबस हम अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है, जो सीरीज आज हम प्रोबेबिलिटी की स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने कोइन को टॉस किया तो एक या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हाँ हेड ही आएगा, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन इवेंट इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। कि प्रोबेबिलिटी हमारी एक एक्सप्रेशन होती है कि ऑक्यूरेंस इवेंट की, कि कोई इवेंट एग्जिस्ट करेगा, उस वो मतलब जो इवेंट है, जैसे कोई हमने कोइन उछाला है जैसे कि, तो उस ये होगा कि हेड आएगा या टेल आएगा। अ प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर विच रेंज फ्रॉम 0 to 1, कि उसकी रेंज है प्रोबेबिलिटी की 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर कोई इवेंट है, मान लो अगर हमने कोई डाई लिया, ठीक है, उस पर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। अब किसी ने बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ 7। अब 7 अगर उस डाई में है ही नहीं हमारे पास तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होगी हमारी 0। तो यहाँ पर यही लिखा है कि प्रोबेबिलिटी 0 फॉर द इवेंट विच कैन नॉट ऑक्योर्स, कि 0 उसके लिए प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी होगी विच कैन नॉट ऑक्योर, जो ऑक्योर ही नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद है 1 ऑफ द इवेंट, 1 प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के लिए होगी जिसकी एग्जिस्टेंस सर्टेन होगी, कि हमें पता होगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करेगा ही, उसको हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि हम प्रोबेबिलिटी को टू भाग्स में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब जान लेते हैं कि व्हाट इज अ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन पर्सनल जजमेंट और एक्सपीरियंस, कि जो हमारी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है वो पर्सनल जजमेंट पर वेरी करती है। ठीक है, एंड एज सच इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बिलीव। अब कोई बिलीव करता है कि हाँ ऐसे होगा, कोई बिलीव करता है कि हाँ ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। द सब्जेक्टिव अप्रोच इज पर्टिकुलरली ओरिएंटेड टूवर्ड डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। अब जैसे साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हाँ कोविड खत्म हो सकता है, और कोई कहता है कि हाँ कोविड खत्म नहीं होगा, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। द ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू अ प्रोबेबिलिटी इज अराइव्ड एन ओपिनियन basis or an imperial basis. It is given by the ratio frequently of occurrence of total number of possible objective। जैसे हम फाइंड करते हैं, अब हमने क्या किया, 2 कॉइन्स को थ्रो किया। ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है जो सैंपल स्पेस होगा, इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे हेड 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 टेल एंड टेल हेड और टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ बोथ कॉइन्स आर टेल, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल इज इक्वल टू 1/4। तो ये यही कह रहा है कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो वो होती है हमारी ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
इसमें यही बताया गया कि इट इज द गिवन बाय द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हमने 2 कॉइन्स लिए तो इसके लिए जो सैंपल स्पेस में पॉइंट्स थे वो हमारे पास 4 थे, और जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी थी टोटल वो हमारे पास 1 थी कि दोनों बार टेल आए, तो 1/4 यानी रेशो हो गया कि कितनी बार ऑकरेंस कर रहा है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब इसके बाद आता है हमारे पास व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट मीन्स एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड रिजल्ट्स। अब अगर हमने किसी भी कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये दो पहले से डिफाइंड है। ये नहीं बोल सकते कि जो कॉइन है वो बिल्कुल स्टैंड कर जाएगा और हमारे पास ये होगा कि ना तो हेड आएगा ना टेल आएगा। मतलब वेल डिफाइंड है पहले से कि हाँ या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंट। हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड इज प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। थूज एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिप्लेस्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट और आउटकम्स आर नाउन एज डिटर्मिनेंटल एक्सपेरिमेंट। कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं अगर हम सेम कंडीशंस रखें वहाँ पर और वो सेम ही हमें रिजल्ट देते हैं, तो उस तरह के रिजल्ट्स, उस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब जैसे कुछ साइंटिस्ट होते हैं या जो मेडिसिन बनाते हैं वो होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर हम ये प्रोडक्ट इतना डालेंगे तो इसका आउटकम हमें ये मिलेगा, तो वो होगी हमारी डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। कि उन्हें पहले से पता है कि इसका रिजल्ट ये मिलेगा, अगर ये चीज़ें यूज करेंगे तो इस चीज़ की दवाई बन जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर एक्सपेरिमेंट साइंस में ले, साइंस और इंजीनियरिंग में ले, व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स एवरी टाइम। ये नहीं कि वो चेंज होगा कि एक बार कुछ आ गया रिजल्ट, एक बार कुछ आ गया, वो सेम रहता है अगर अंडर द सेम आइडेंटिकल कंडीशंस उस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। उसके बाद है हमारा प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूज एक्सपेरिमेंट विच when repeated under identical condition do not produce the same outcomes every time but the outcome is one of the several possible outcome। अब हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब उसको चाहे हम छत पे करें और चाहे नीचे करें, किसी कॉपी के ऊपर करें या किसी बोर्ड के ऊपर करें, तो रिजल्ट तो 2 ही आ सकते हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। तो इसमें चेंज नहीं होगा। अगर हम कंडीशंस भी चेंज कर दें अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम, ठीक है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आएगा हेड या टेल ही। तो वही बोल रहा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे बोलते हैं कि हमें पता होता है कि इन दोनों में से एक आएगा, लेकिन हम पहले नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से समझ लेते हैं कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ से स्लिप हमारा जो प्रोबेबिलिटी है मेन यहीं से स्टार्ट होता है। ये हमारा बेसिक है और इसी का बार बार यूज होगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एन एक्सपेरिमेंट whose आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनली इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से कि हाँ हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, तो वो एक्सपेरिमेंट होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल, टॉसिंग अ फेयर कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज वी कैन नॉट श्योर वेदर हेड इज आउटकम और टेल। कि हम पहले से श्योर नहीं हो सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। उसके बाद थ्रोइंग एन अनबेस्ड डाई इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक डाई ले ली, उस पर लिखा है 1 2 3 4 and 5 and 6। So we cannot predict before the experiment कि what will come in the result of experiment, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट कि रैंडमली आएगा हमारे पास। रैंडम वर्ड से ही समझ सकते हैं कि रैंडमली रिजल्ट मिलेगा हमें, ये नहीं कि हाँ ये होगा। अब हम एग्जाम दे के आते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ ये होगा हमारा या नहीं होगा। कई बार हमारा एग्जाम खराब हो जाता है लेकिन उसके बाद हमें रैंडमली रिजल्ट मिलता है कि हाँ हमारा क्लियर हो गया, तो वो रैंडमली हो गया कि हमें पता था, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज अ सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम एक डाई को थ्रू करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम है वो आ सकता है, एक डाई को थ्रू किया, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम है वो आ सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ऐसे ही अगर हम 2 कॉइन्स ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस, अगर हम 2 कॉइन्स ले रहे हैं, ठीक है, तो इस जो इसके आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, तो वो होती है हमारी 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कॉइन है। अगर एक कॉइन होता तो 2 की पावर 1, अगर 3 कॉइन होते तो 2 की पावर 3। ये हम पढ़ेंगे आगे। अब 2 की पावर 4, तो ये रिजल्ट बनाने हैं, हेड हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है, और या फिर हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये ही आउटकम्स आ सकते हैं अगर हमें सैंपल, अगर हम 2 कॉइन्स को थ्रो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब बाय डेफिनेशन समझ लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस फॉर दैट एक्सपेरिमेंट। कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि कितने हमारे पास आउटकम बन सकते हैं, उसके सेट को बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग द 2 कॉइन सिमिलरेटली, एक साथ हम 2 कॉइन अगर थ्रो करते हैं तो आता है यहाँ से हेड टेल टेल हेड 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 और टेल टेल, ऐसे ही थ्रोइंग डाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है सैंपल स्पेस क्या होता है। अब इवेंट क्या होता है, द सबसेट ऑफ एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। जैसे अब हमने एक डाई लिया, वो थ्रो किया, तो उसमें से बना 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं यहाँ पर इवेंट 1 बनाती हूँ तो उसमें मान लो 1 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, ये सबसेट है इसका, तो ये E1 इवेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर E2 लिखती हूँ, E2 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज नॉट अ सबसेट ऑफ S, तो E2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ S, सॉरी। तो अगर E2 S का सबसेट नहीं है तो इट मीन्स E2 इज नॉट इवेंट। तो इवेंट होता है हमारा, इवेंट इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अब हमारे पास इवेंट है। अब फॉर्मल वे में समझ लेते हैं। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। कि अगर हम कोई भी सबसेट लेते हैं सैंपल स्पेस का, जैसे सैंपल स्पेस लिखा था ऊपर S, तो उसका कोई भी सबसेट लेते हैं तो वो होता है हमारा इवेंट। एग्जाम्पल, कंसीडर टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। एक साथ 2 कॉइन्स लेते हैं तो आउटकम ऑफ 1 हेड, कि हमारे पास 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, वो है हेड टेल और टेल हेड। तो ये विच इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या था मेरे पास, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। तो इसमें जो आउटकम ऑफ 1 हेड किस किस केस में आ सकता है, इस केस में और इस केस में, तो ये हो गया हमारा इवेंट, क्योंकि ये E1 हमारा सबसेट है S का। अब हमारे पास जो E1 था वो सबसेट था S का, तो E1 यहाँ से हमारा हो गया एक इवेंट। अब आगे हम थोड़ा सीखते हैं कि जब हम 1 टॉस करते हैं, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 2 को करते हैं तो क्या आता है, 3 को करते हैं तब क्या आता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 कॉइन है तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर 2 कॉइन है तो अगर हेड भी आ सकता है टेल भी, तो यहाँ से 4 केस बन जाएंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 कॉइन है तो ये बनते हैं हेड 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 टेल टेल हेड। तो इनको ऐसे याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये मेथड ऐसे हम टेबल नहीं बनाते। हम अभी मैं आपको एक वे दिखाऊंगी जिससे आप इजीली बना सकेंगे इसके टोटल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 2 कॉइन 3 कॉइन या 1 कॉइन। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम 1 कॉइन लेते हैं तो हेड लिख दिया और टेल लिख दिया। उसके बाद अगर हम 2 कॉइन लेते हैं तो 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है। उसके बाद अल्टरनेट वे में चलाना, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, अगर हम 1 कॉइन लिया तो डायरेक्ट लिख दिया हेड टेल, अल्टरनेट में लिख दिया। अगर 2 लिए तो पहले लिखा 2 हेड एंड 2 टेल, फिर अल्टरनेट हेड टेल हेड टेल। ठीक है, अब अगर हम 3 कॉइन लेते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स लिखेंगे हम हेड हेड और फिर 3 टाइम्स लिखेंगे टेल टेल। उसके बाद क्या करना है हमें,
टू टाइम, अब टू टाइम अल्टरनेट चलाना है, टू टाइम हेड हेड, टू टाइम्स टेल टेल, टू टाइम हेड हेड, टू टाइम्स टेल टेल। अब फिर अल्टरनेट चलाना है, अब वन के लिए वन हेड वन टेल, वन हेड वन टेल, वन हेड वन टेल, ठीक है, इस टाइप से। अगर ऐसे ही 4 के लिए कर सकते हैं, पहले तो 4 टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे हम, 4 के लिए 8 टाइम लिखेंगे हम हेड हेड और फिर टेल टेल 8 टाइम, फिर उसके बाद उसको 4 टाइम कर देंगे और फिर 3 टाइम कर देंगे और फिर 1 टाइम। तो इसलिए हमारे पास, अगर हमारे पास 1 कॉइन होता है तो उसमें जो टोटल सैंपल स्पेस में पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं 2 की पावर 1 2। अगर हम 2 कॉइन्स को लेते हैं तो आते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 केसेस, क्योंकि 1 केस ये, 1 केस ये, 1 ये, 1 ये। अगर हम 3 कॉइन लेते हैं तो यहाँ से आते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, क्योंकि 1 तो आएगा हेड हेड हेड, फिर आएगा हेड हेड टेल, फिर आएगा हेड टेल हेड और फिर आएगा हेड टेल टेल। तो इस टाइप से हम टोटल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। ये हमारा इजी वे है। क्या करना है, जस्ट अगर 2 कॉइन है तो 2 टाइम हेड हेड लिख के फिर 2 टाइम टेल टेल और फिर अल्टरनेट लिखना है। अगर 3 है तो 3 टाइम हेड हेड लिख के और फिर उसके बाद 3 टाइम्स टेल टेल, ठीक है, 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद फिर 2 2 में चलाना है और फिर 1 1 में 4 टाइम लेंगे तो 4 2 1 ऐसे सीरीज बनेगी। तो इस टाइप से अगर हम 3 कॉइन्स को थ्रो करते हैं, ठीक है, 3 कॉइन्स को, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है सैंपल स्पेस वो लिखना सीख लेते हैं। S इज इक्वल टू हेड हेड। ये ट्रिक बताई थी आपको कि पहले क्या करना है, हेड 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 हेड, ठीक है, ऐसे लिखना है। दोबारा करते हैं, हेड 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 हेड, अब टेल 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 टेल। अब 2 2 में अल्टरनेट चलना है, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, अब हेड टेल, ठीक है। तो जो हमारा एस बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा, हेड 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 कोमा हेड हेड टेल एंड हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट किसे बोलते हैं। अगर इक्वली लाइकली का मीनिंग है कि हम सभी को मतलब कि जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड की भी पॉसिबिलिटी उतनी होती है इक्वल टू टेल की पॉसिबिलिटी के इक्वल होती है। तो ये दोनों जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट हमारा होगा इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, कि हेड के भी आने की उतनी ही इक्वल पॉसिबिलिटी है जितनी टेल के आने की है। अब जैसे 2 events are said to be equally likely when chance of occurrence of one event is equal to the chance of occurrence of other, कि अगर हमारे पास वो इक्वल होगा, इक्वल चांस में उनके आने की ओकरेंस होगी कि हाँ अगर ये आ सकता है तो ये भी आ सकता है। अब अगर कोइन से ही लेते हैं हम, ठीक है, अगर हेड आ सकता है तो टेल भी आ सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं तो अगर हम 1 के आने की पॉसिबिलिटी देखते हैं तो वो भी 1/6 होगी, और अगर 2 के आने की पॉसिबिलिटी देखते हैं वो भी 1/6 होगी। अब एग्जाम्पल यहाँ, व्हेन अनबेस्ड डाई इज थ्रोन ऑल 6 नंबर्स आर इक्वली लाइकली टू कम। अब कोई सैंपल स्पेस है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। अब इसके इक्वली लाइकली 1 के आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6, 2 के आने की भी 1/6, 3 के आने की भी 1/6, तो ये सारे हमारे इक्वली लाइकली इवेंट हो गए, ठीक है। When the unbased coin toss, then head and tail equally likely to come। अगर हम एक कॉइन लेते हैं तो हेड के आने की भी पॉसिबिलिटी 1/2 और टेल के आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2। अब यहाँ से समझते हैं कि व्हाट इज द एक्सहस्टिव इवेंट। यहाँ पर जो हमारा ये एक्सहस्टिव मीन्स है, इसका मतलब एग्ज्यूट, यानी सब चीज को एग्जिस्ट कर लेना अपने अंदर। अब हमारे पास अगर ए और बी 2 सेट्स हैं, अगर हमारे पास ए और बी 2 इवेंट्स हैं और इन 2 इवेंट्स का जो यूनियन है वो पूरे सैंपल स्पेस एस के इक्वल आ जाता है, तो ए और बी हमारे दोनों होंगे एक्सहस्टिव इवेंट्स, ठीक है। एक्सहस्टिव का इवेंट है कि जो इवेंट्स है ना आपस में वो सारा कुछ एग्जिस्ट कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सहस्टिव इवेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझ लेते हैं कि जब हमने एक डाई को थ्रू किया, ठीक है,
तो हमारे पास सैंपल स्पेस बना 1 2 3 4 5 6। अब इवन ले लिया हमने कि ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर, तो 2 4 6। ऐसे ही सिमिलरली E2 ले लिया हमने, तो वो बना 1 3 5। ठीक है, तो अब E1 यूनियन E2 हमें देगा पूरा सैंपल स्पेस, तो E1 और E2 हमारे यहाँ से हो गए एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं E3 ले लेती हूँ, ठीक है, कि E3 में 1 और 5 है, तो यहाँ पर E1 और E3 एक्सहॉस्टिव इवेंट्स नहीं होंगे। लेकिन आगे हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसका मतलब होता है कि अगर E1 की इंटरसेक्शन E3 के साथ फाई आ जाती है, तो E1 और E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि इन दोनों इवेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन यहाँ हम एक्सहॉस्टिव समझ लेते हैं। एक्सहॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट होते हैं कि मान लो अगर कोई इवेंट E1 है और कोई इवेंट E2 है, अगर उन दोनों की यूनियन पूरे सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाती है, तो दोनों इवेंट हमारे हो जाते हैं एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, अब ये हमारे 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, इसमें स्पैड्स, क्लब, ठीक है, ये सारे हैं हमारे पास, हार्ट्स। अब यहाँ पर बाय डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इवेंट्स आर सेड टू बी एक्सहॉस्टिव इफ नथिंग एल्स कैन ऑक्यूर्स बियॉन्ड देम, कि उसके बाद कोई भी ऐसा बचे ही नहीं जो कि हमारे पास सैंपल पॉइंट, कोई भी ऐसा सैंपल पॉइंट जो कि हमारे सैंपल स्पेस के अंदर पॉइंट होते हैं, उनको बोलते हैं सैंपल पॉइंट। कि कोई भी ऐसा सैंपल पॉइंट हमारे पास ना बचे कि जो इवेंट्स हैं उनकी यूनियन लेने के बाद वो सारे का सारा हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल आए, कोई भी ऐसा एलिमेंट बाहर ना बचे। ठीक है, तो उनको बोलते हैं एक्सहॉस्टिव इवेंट। तो यूनियन ऑफ एक्सहॉस्टिव इवेंट्स इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो E1 ले लिया मैंने 1 2 3 और E2 ले लिए 4 5 6 और E3 इज इक्वल टू 5, 6। तो E1 एंड E2 आर एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। इट मीन्स कि अगर मैं E1 एंड E2 की यूनियन करती हूँ तो मेरे को पूरा सैंपल स्पेस मिल जाता है। ठीक है, तो E1 एंड E2 एक्सहॉस्टिव इवेंट्स हो गए। लेकिन जैसे ही मैं E1 की इंटरसेक्स E1 की यूनियन E3 के साथ करती हूँ, जो मेरा 4 है वो बाहर रह जाता है। लेकिन इसने बोला है कि नथिंग एल्स कैन बी ऑक्यूर्स बियॉन्ड दैट, कि इसके बाहर कुछ भी ना रहे, लेकिन 4 बच गया, तो इसलिए मेरा E1 और E3 इज नॉट एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर हमने एक डाई को थ्रो किया तो हमारे पास आए 1 2 3 4 5 6 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर E1 लिया, ठीक है, उसमें है मेरे पास E1 नंबर आएंगे। ठीक है, 2 4 6। और E2 एक ऐसा इवेंट है जो कि 1, जिसमें कि सारे के ओड ओड नंबर आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं E1 की इंटरसेक्शन E2 के साथ करती हूँ तो वो मेरे पास 5 आएगी। तो ऐसे इवेंट्स जिनकी आपस में इंटरसेक्शन 5 आती है तो उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब यहाँ पर यही है कि 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट ऑक्यूर टुगेदर, कि अगर वो एक साथ ऑक्यूर नहीं कर सकते, that is their intersection is a null set. Null means कि E1 intersection E2 is equal to 5. तो E1 and E2 are mutually exclusive events. अब फॉर एग्जाम्पल S is equal to 1 2 3 4 5 6। E1 ले लिया 1 2 3 and E2 4 5 6 और E3 5, 6। तो E1 and E2 are mutually exclusive. E1 और E2 mutually exclusive हैं क्योंकि E1 और E2 में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। उसके बाद E1 एंड E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि E1 और E3 में भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं है अगर इसमें चेक करें। लेकिन E2 एंड E3 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि 5 और 6 E2 में भी प्रेजेंट है और E3 में भी प्रेजेंट है। तो इट मीन्स E2 की इंटरसेक्शन E3 के साथ 5, 6 आ जाएगी विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो ये दोनों हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। अब हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे जो कि हमेशा हम यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।
अब अगर हमें S कोई सैंपल स्पेस गिवन है 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है वेयर E1 इज द ओक्यूरेंस ऑफ इवन नंबर 2 4 6, ठीक है, तो हम ऊपर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं आता, यहाँ आता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो होती है हमारी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये हमारी लेट एस बी दी सैंपल स्पेस की एस हमारा कोई सैंपल स्पेस है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट ई इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ई। जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, एंड डिफाइंड ऐसे करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ई मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट, ई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एस हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हमारी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो ये हमारी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर व्हेन अ डाई इज रोल्ड, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को। तो अगर हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 और इवेंट E1 है इज इक्वल टू 1, 2, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फाइंड करनी है तो यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिखेंगे हम यहाँ बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 2 और टोटल कितने हैं 6, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड करनी है तो वो आ जाएगी 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा जो इसी की अब इसे वैसे लिखा हुआ है कि डाई इज थ्रोन, तो S1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, E1 इज इक्वल टू 1 2 और E2 दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो 1/3 आ गई, और P ऑफ E2 इज इक्वल टू 3/6 1/2। अब एक नोट है यहाँ पर, दी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस मस्ट बी इक्वली लाइकली टू अप्लाइंग द अबव डेफिनेशन, कि जो हमारी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं कि जो हर एक सैंपल स्पेस में जो पॉइंट है, सैंपल पॉइंट है, उनके आने की पॉसिबिलिटी इक्वली लाइकली हो, ठीक है। कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड भी आएगा उतने ही टाइम और टेल भी आएगा, ठीक है, यानी इक्वल पॉसिबिलिटी हो कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो उस केस में हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, वन नेचुरल नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। अब हमें नेचुरल नंबर लेने हैं 1 से लेके 20 तक और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो नंबर होगा वो एक प्राइम होगा। हेयर P डिनोट्स फॉर प्राइम नंबर। अब 1 से 20 सबसे पहले हम प्राइम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं और या 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो हमारे प्राइम नंबर हो गए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। तो टोटल ये हमारे पास 8 प्राइम्स नंबर हो गए। तो अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 8 और टोटल आउटकम कितने हैं 1 से लेके 20 तक 20। तो यहाँ से जो हमारी पॉसिबिलिटी आएगी वो आएगी 2/5। जैसे इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ से 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइम नंबर इन द नेचुरल नंबर 1 to 20 इज 2/5। अब इसमें यही है हमारे पास कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो प्राइम नंबर आर 1 to 20 आर 2 3 5 7 11 13 17 19। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 20 एंड इवेंट ई कि हमारे पास प्राइम नंबर होने की 8, तो P ऑफ E इज इक्वल टू 8/20, तो इट मीन्स 2/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज थ्रोन ड्रावन फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज हार्ट। अब हमारे पास टोटल जो हमने ऊपर पढ़ा देखे थे वहां पर कार्ड्स, तो उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हार्ट्स कितने थे 13, और टोटल कितने हैं हमारे पास 52। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट वो होगी हमारे पास 13/52। फेवरेबल केसेस है हमारे पास 13 और टोटल है हमारे पास 52। तो बाय द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वी गेट 3/52, इट मीन्स 1/4। यहाँ यही है एन ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ केसेस 52 एंड ई कि हमारे पास हार्ट आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब यहाँ पर ये सारे जो रिजल्ट है ये इक्वली लाइकली के लिए होल्ड होता है और इक्वली लाइकली ही है। अगर हम किसी भी पैक से, कार्ड्स के पैक से अगर हार्ट चुनना चाहते हैं तो वो इक्वली लाइकली ही होगा। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 13/52, इट मीन्स 1/4। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है ये फ्रीक्वेंटली यूज होंगे हमारे फर्दर स्टडी में। जैसे ही हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये दो रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, कि अगर हमें एन चीजें दी हुई हैं और उसमें से आर सेलेक्ट करनी है, बाहर निकालनी है, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं NCR। उसके बाद वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिफरेंट थिंग्स एट एन डिफरेंट प्लेसेस, कि हम अरेंज करना चाहते हैं एन डिफरेंट थिंग्स को, अगर 2 नंबर ले लिए 1 2 को अगर मैं लिखना चाहती हूँ ऐसे डब्बा बना के 1 2, तो इसको लिखने के मेरे पास कितने तरीके हैं 2 फैक्टोरियल तो टोटल, तो ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम n नंबर्स को अरेंज करना चाहते हैं तो उनको अरेंज करने के हमारे पास n फैक्टोरियल तरीके होते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट फ्रीक्वेंटली। जो आगे हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन दोनों रिजल्ट्स का यूज करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है 2 कार्ड्स इज ड्रावन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो अब हम 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग्स कार्ड्स। अब हम पहले पी ऑफ एस लिख लेते हैं, टोटल कितना है, ठीक है, वो है हमारे पास 52C2, ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग कार्ड्स। तो किंग हमारे पास होते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल केसेस कितने हैं 4C2। तो अब अगर हम यहाँ पर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएं, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 4C2/52C2। तो यहाँ से हमारे पास ये बना 4C2/52C2, ठीक है। अब NCR को ओपन करना सीख लेते हैं सबसे पहले, कि अगर इस टाइप का कम्बिनेशन होता है तो उसे कैसे ओपन करते हैं। इट मीन्स n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब 4C2 ओपन करना है तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये था हमारे पास 4C2/52C2। तो इसको ओपन करते हैं 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल बाय 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2/2 इंटू 2। तो जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो 6 बचा सिर्फ और बाय। अब 52 इंटू 51/50 इंटू 2, यहाँ 50 फैक्टोरियल आना था लेकिन 50 फैक्टोरियल नीचे था तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब 2 के साथ ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 26 इंटू 51, हमारे पास ये आ गया वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो कैसे वेज, जो हमने ऊपर सीखा था अभी, कि अगर हमें उसमें से कुछ चीज़ें चुननी हो, आर चीज़ें लेनी थी एन में से, तो NCR करते थे। अगर यहाँ पर 2 कार्ड्स लेने हैं 52 कार्ड्स में तो 52C2। उसके बाद वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 कार्ड्स फ्रॉम 4 किंग कार्ड्स, तो 4C2। अब द किंग कार्ड्स आर, किंग हो सकते हैं तो वो होगी हमारे पास 4C2/52C2। तो आंसर आ जाएगा 1/1 2 to 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। अब हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं 20 और उसमें से लेने कितने हैं हमें 2। तो ये हो गया हमारे पास P of S, ठीक है।
अब उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर प्राइम। अब प्राइम कितने थे 1 से लेके 20 तक हमारे पास 8, ठीक है, उसमें से 2 लेने हैं हमें, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी हो जाएगी 8C2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो टोटल अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम के आने की निकालनी है तो हम क्या करेंगे 8C2 बाय 20C2। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि जो हमारा 8C2 बाय 20C2 आया, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 20 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और बाय में 2। अब नीचे 20 इंटू 19, 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल बाय 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 8 इंटू 7 बाय 20 इंटू 19। अब जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 पे जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ से 14 बाय, यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 14 बाय 95। अब यहाँ से समझ लेते हैं कि अगर हमें 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर देखने हैं तो वो हमारे पास 8 होते हैं और उन 8 में से हमें 2 सेलेक्ट करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी हमारे पास NC2 और नंबर ऑफ S होंगे हमारे पास 20C2। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 8C2 बाय 20C2, तो ये हो जाएगा 14 बाय 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 7 मैन एंड 4 लेडीज, ठीक है। तो टोटल नंबर हो गए हमारे पास 11। अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन इज फॉर्म्ड फ्रॉम देम रेंडमली, कि 5 पर्सन हमने सेलेक्ट किए और उनकी एक कमेटी बना दी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो N ऑफ S होगा, ठीक है, तो N ऑफ S इज इक्वल टू, अब हमारे पास 11 पर्सन है टोटल, उसमें से हमने 5 सेलेक्ट करने हैं, तो इट मीन्स 11C5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी कंटेन 3 मैन एंड 3 लेडीज, ठीक है। तो N ऑफ E इज इक्वल टू, टोटल हमें 5 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर मैं 7 मैन ले लेती हूँ, 7 इसमें से 3 आने की पॉसिबिलिटी, तो यहाँ से 3 होगी इनटू, अब मेरे पास टोटल मेरे को 5 ही सेलेक्ट करने थे, ठीक है, लेकिन 3 मैं यहाँ सेलेक्ट कर चुकी, तो मेरे पास सिर्फ 2 और बचे, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4C2। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 मैन आए और 3 लेडीज आए, तो इट मीन्स N ऑफ E बाय N ऑफ S। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 7C3 इंटू 4C2 बाय 11C5। तो इसको ओपन करते हैं तो 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और बाय में आएगा 11 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो जैसे हम इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 बाय 11, ठीक है। इसको ओपन करना मैंने सिखा दिया कि अगर हमारे पास NCR होता है तो इसकी वैल्यू होती है N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल एंड N माइनस R का फैक्टोरियल। हमारे पास इस क्वेश्चन का कि अगर हमारे पास 7 मैन थे और 4 लेडीज थी और एक हमें 5 उसमें से सिलेक्ट करने एक कमेटी बनानी थी, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि 3 मैन हो एंड 3 लेडीज हो। तो जैसे हमने निकाली तो उसका आंसर आया 5 बाय 11, तो ऐसे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।